Good morning students. Welcome in this session of Business Studies class. In this session we are going to discuss the joint Hindu family business. It is a specific form of business organization found only in India. It is one of the oldest form of business organization in the country. It refers a form of organization wherein the business is owned and carried out by the members of Hindu undivided family. It is governed by Hindu law and it is regulated at Hindu Succession Act 1956. ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ट्रेंड में है, फॉरेन कंट्रीज में ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंडक्ट नहीं किया जाता है. इस बिजनेस के लिए जो भी मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के होने चाहिए, यानी कि हिंदू ज्वाइंट फैमिलीज के मेंबर ही इस बिजनेस को कंडक्ट करते हैं. जो हिंदू लॉ के अंडर बिजनेस रजिस्टर्ड है और इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है. 2 कंडीशंस होती हैं बेटा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए. ए मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स मस्ट बी इन द फैमिली. आपके फैमिली में कितने मेंबर होने चाहिए? मिनिमम 2, बट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है. एग्जिस्टेंस ऑफ एनेस्ट्रियल प्रॉपर्टी. अब एनेस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट इज पूर्वजों की संपत्ति. ठीक है, अगर आपके पूर्वजों की कोई संपत्ति है, पूर्वजों का चलाया हुआ कोई बिजनेस है, तो वो आपकी क्या है? एनेस्ट्रियल प्रॉपर्टी है. यानी कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए एनेस्ट्रियल प्रॉपर्टी का होना कंपल्सरी है. इन ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इटसेल्फ देयर आर 2 मेजर ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड. 2 मेजर ग्रुप्स होते हैं बेटा यहाँ. वन इज कर्ता एंड अदर इज को-पेरेंसर्स. In a family, the one who is the eldest of all, one person who is going to control the whole business, takes all the important decision related to the business. कर्ता कौन होता है? जो सबसे बड़ा पर्सन होता है ना फैमिली का, वो उस बिजनेस का कर्ता होता है. उसे मुखिया भी कहते हैं, कर्ता भी कहते हैं. ठीक है, लेकिन वो कौन होगा? जो सबसे बड़ा पर्सन होगा वही कर्ता होगा. उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी. सारे बिजनेस में डिसीजन वही लेगा, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होगा उसके पास. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का मतलब कि सभी पावर्स वो अपने पास रखेगा, किसी को डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा. मतलब अदर फैमिली मेंबर्स के पास कोई डिसीजन टेकिंग पावर नहीं होगी. सभी डिसीजन बिजनेस से रिलेटेड कौन लेगा? कर्ता लेगा. सभी की सभी पावर्स उसके पास सेंट्रलाइज रहेंगी. पूरे बिजनेस के ऊपर उसी का ही कंट्रोल होगा. रेस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर को-पेरेंसर्स. दे ऑल हैव टू अबाइड बाय द डिसीजन टेकन बाय द कर्ता. जो रेस्ट मेंबर्स रह गए, बाकी के बचे हुए मेंबर रह गए, जो एक सबसे बड़ा पर्सन था वो तो क्या हो गया बेटा? कर्ता हो गया. और जो बाकी के बचे हुए पर्सन रह गए उन सबको हम क्या कहते हैं? को-पेरेंसर्स कहते हैं. और ये जो को-पेरेंसर्स होते हैं, ये कर्ता ने जो भी डिसीजन लिया है उसे फॉलो करना इनके लिए कंपल्सरी होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है. बिजनेस में कितने भी लॉसेस हो जाएं उन सबको कंपनसेट कौन करेगा? कर्ता करेगा. बट जो को-पेरेंसर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है. ठीक है, बिजनेस के सभी लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए वो लायबल नहीं होते ड्यू टू द लिमिटेड लायबिलिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज स्कूल ऑफ हिंदू लॉ. हिंदू लॉ को अभी हमने इंट्रोडक्शन में रीड किया कि जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है वो किसके अकॉर्डिंग चलाया जाता है? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलाया जाता है. और जब इसे हम रजिस्टर्ड करते हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर हम इसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं. तो हमारे पास 2 स्कूल्स हैं यहाँ पर हिंदू लॉ के. वन इज मिताक्षरा एंड अदर इज दाय भाग. मिताक्षरा को फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं. This community is popular in the country except Assam, Bengal and some parts of Odisha. In this country, the moment a son is born, he gets all the equal rights along with his father. In the ancestral property, when he becomes adult, he can ask for the division of a family property. Under this, the interest of members are always uncertain because a change is inevitable with every birth or every death in the family.
मिताक्षरा का जो हिंदू लॉ का एक पार्ट है वो क्या है बेटा, कि जैसे ही कोई सन फैमिली में उसका बर्थ होता है, ठीक है, तो उसे अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी यानी कि जो एनेस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, उसमें ऑटोमेटिक राइट मिल जाता है कि यानी कि वो अपने पूर्वजों की संपत्ति में ऑटोमेटिक एक हिस्सेदार बन जाता है। और जब वो एडल्ट हो जाता है तो वो अपने उस एनेस्ट्रियल प्रॉपर्टी में से अपने शेयर की डिमांड कर सकता है। और जैसे ही फैमिली में किसी नए बच्चे का बर्थ होता है या किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, तो रिमेनिंग जो मेंबर्स हैं उनका शेयर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे एक बच्चा फैमिली में जन्म लेता है तो बाकी सभी का शेयर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि एक मेंबर और इंक्रीज हो गया उस फैमिली के शेयर को बांटने वाला। और अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो बाकी सभी जो मेंबर्स हैं उनका शेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसी फैमिली मेंबर के बर्थ पर जो रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं उन सबका शेयर क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। और किसी फैमिली मेंबर की डेथ पर रिमेनिंग जो मेंबर्स हैं उनका जो शेयर है वो इंक्रीज हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज दाई भाग। This community prevails only in Assam, Bengal and some part of Odisha. Under it, a son does not get any right in the property with his birth. Ancestral property remains under the absolute ownership of the father throughout his lifetime. A son gets a right in the property only after the death of father. दाई भाग का जो स्कूल का पार्ट है वो क्या कहता है कि हमारे इंडिया के कुछ स्टेट्स में ही ये इम्प्लीमेंट होता है। जिन स्टेट्स में दाई भाग इम्प्लीमेंट हो रहा है वहाँ का रूल ये हो जाता है कि अगर कोई सन फैमिली में बर्थ हो रहा है, उसका जन्म हो रहा है, तो जन्म के साथ ही वो उस एनेस्ट्रियल प्रॉपर्टी का हिस्सेदार नहीं बनता है। वो एनेस्ट्रियल प्रॉपर्टी का हिस्सेदार कब बनता है, जब उसके फादर की डेथ हो जाती है। जबकि मिताक्षरा में क्या है, इससे रिवर्स है। जैसे कोई बच्चा फैमिली में जन्म लेता है ऑटोमेटिकली वो उस एनेस्ट्रियल प्रॉपर्टी का क्या बन जाता है, हिस्सेदार बन जाता है। दीज आर द टू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट वन इज ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। जिन स्टेट्स में मिताक्षरा यूज होना है, जिन स्टेट्स में दाई भाग यूज होना है, उनके अकॉर्डिंग ही हमारा सारा जो ऑपरेशन यानी कि काम काज है हमारे बिजनेस का, उनके अकॉर्डिंग ही चलता है। मैनेजमेंट बाय कर्ता, सारा का सारा जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है, कर्ता करता है। पूरी पावर्स उसके पास होती हैं, सारे कंट्रोल वही करता है, सभी डिसीजंस भी वही लेता है। लिमिटेड लायबिलिटी, कर्ता को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, और कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। परमानेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, कोई मेंबर बिजनेस नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो भी ये बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, यानी कि इसकी एग्जिस्टेंस परमानेंट है। सोल ट्रेड की तरह ये बिजनेस एक ऑनर के जाने पर या एक ऑनर के बिजनेस को कंटिन्यूटी में ना रखने की रिक्वायरमेंट पर बिजनेस वाइंड अप नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। मेंबरशिप बाय बर्थ, जैसा कि मिताक्षरा में हमने रीड किया कि जैसे ही कोई बच्चा फैमिली में जन्म लेता है ऑटोमेटिक वो हमारे जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसका क्या बन जाता है, उसका शेयर होल्डर बन जाता है, उसका हिस्सेदार बन जाता है, मेंबर बन जाता है। ओनली मेल मेंबर्स, वैसे तो हमारा जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि ओनली मेल मेंबर्स जो हैं वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर होंगे। बट कुछ अमेंडमेंट की गई बाद में इसमें कि जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है उसमें कुछ बाद में अमेंडमेंट हुई। वो अमेंडमेंट क्या थी कि अगर किसी मेल मेंबर की डेथ हो जाती है और उसका आगे कोई सन नहीं है तो उसकी जो वाइफ है वो इस केस में उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की जो है वो मेंबर बन सकती है। यानी कि एक मेंबर की डेथ होने पर उसका कोई मेल सक्सेसर नहीं है, ठीक है, तो उसकी वाइफ जो है उसके प्लेस पर उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप ज्वाइन कर सकती है।
नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, ऑप्शनल है। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। तो सेम इसी तरह से हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बनाया तो गया है, ठीक है, किसके लिए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रजिस्टर्ड करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी जो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर, यानी कि यहाँ पर भी जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, ऑप्शनल है। करना चाहो तो करो, अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर इज माइनर मेंबर। जैसा कि हमने मिताक्षरा में रीड किया कि एक बच्चा जन्म के साथ ही एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है, हिस्सेदार हो जाता है, तो वो बात यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि एक जो है सन जैसे ही बिजनेस फैमिली में उसका बर्थ होता है तो वो ऑटोमेटिक अपने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मेंबर बन जाता है, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन के अंदर किसी स्टेट का नेम मेंशन नहीं हो तो आपने मिताक्षरा को ही फॉलो करना है, ठीक है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कोई माइनर जो मेंबर है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर हो सकता है, तो आपका आंसर यस रहेगा, क्योंकि वहां पर कोई भी स्टेट मेंशन नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नाउ कम टू द केस स्टडी क्वेश्चन। मिस्टर लक्षित अग्रवाल owns an ancestral house in Shimla. On the advice of his friend, he converts it into a lodge with renovation. The revenue from the lodge helps to supplement his income substantially. On his death, the property कौन सी है यहाँ पर, lodge है, is inherited by his 3 sons in order to their age, namely Lakshya, Love and Lok, who carry on with the business under the form of joint Hindu family business. एक मिस्टर लक्षित अग्रवाल हैं, उनके पास अपने पूर्वजों का एक घर था शिमला में, ठीक है। शिमला जो है एक हिल स्टेशन है, वो टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। बहुत सारे लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर लॉज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो मिस्टर लक्षित अग्रवाल ने अपने एक फ्रेंड के सजेशन पर उस हाउस का रेनोवेशन करवाया और उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉज में कन्वर्ट कर दिया। अब मिस्टर लक्षित अग्रवाल की इनकम उससे क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और एक दिन जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके 3 बेटे हैं, ठीक है, जिनको एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीक्वेंस प्रोवाइड किया गया, यानी कि सबसे बड़ा बेटा है लक्ष्य, सेकंड नंबर का जो सन है उसका नाम है लव, और थर्ड नंबर का जो सन है उसका नाम है लोक, ठीक है। तो अब बेटा इन तीनों ने उस बिजनेस को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की तरह चलाया है, यानी कि जो वो लॉज को रेंट पे देने का काम करते हैं, ठीक है, वो उन्होंने सोचा है कि हमारा एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। अब इस क्वेश्चन में हमारे को इस केस में हमें कुछ आंसर्स देने हैं। नेम द लॉ विच गवर्न्स द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब कौन सा लॉ है हमारे लिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सेकेंड क्वेश्चन इज Who amongst the 3 brothers has the right to exercise control over the business? अब बिजनेस पर कंट्रोल करने का राइट किसका होता है, जो सबसे बड़ा जो फैमिली मेंबर होता है उसका होता है। अब मिस्टर लक्षित अग्रवाल की तो हो गई है डेथ, ठीक है, तो उनके बेटे हैं 3, उसमें से जो सबसे बड़ा सन है, एल्डेस्ट है जो, ठीक है, वो कौन है, लक्ष्य। तो पूरा का पूरा जो यहाँ पर रहेगा, Who amongst the 3 brothers has the right to exercise control over the family business? तो किसकी ड्यूटी रहेगी यहाँ पर, लक्ष्य की ड्यूटी रहेगी, और लक्ष्य किसका रोल प्ले करेगा, कर्ता का रोल प्ले करेगा। क्वेश्चन नंबर सी, कमेंट अपॉन द लाइबिलिटी ऑफ 3 ब्रदर्स। अब लाइबिलिटीज जो हैं वो जो कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है, यानी कि लक्ष्य की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहेगी, लव और लॉक की जो लाइबिलिटी है वो क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। इज इट ओके? आई थिंक आप सभी को ये केस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चे आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपने कंसेप्ट अच्छे से लर्न करना है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, स्कूल्स को अच्छे से पढ़ना है, स्कूल्स मीन्स रूल रेगुलेशंस हैं जो हमारे हिंदू लॉ के, उनको अच्छे से रीड करना है, और उसके बाद आपने उसके फीचर्स को लर्न करना है। Thanks and have a nice day.